नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। तो आज हम व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ेंगे, माध्यमिक कक्षा हाई स्कूल NIOS का। तो इसके अंतर्गत हमने अभी तक 2 पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हैं और आज हम जो इसका तीसरा पाठ्यक्रम है जो कि सेवा क्षेत्र पर है, क्षेत्र या सर्विस सेक्टर जिसको बोलते हैं। बेसिकली सेवा क्षेत्र का कार्य होता है जो व्यवसाय है उसको मदद करना। किस तरीके से? जो व्यवसाय की जो विभिन्न क्रियाएं हैं उनके जो बहुत सारी जगह पे वो व्यवसाय फैला रहता है, उसको फैलाने में, उसको बड़ा करने में, उसकी ग्रोथ करने में जो ये सहायक क्रियाएं हैं ये बहुत काम आती हैं। जो सेवा क्षेत्र है वो बहुत काम आता है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग 7 अध्याय पढ़ेंगे, 7 पाठ पढ़ेंगे, जो कि परिवहन, भंडारण, संचार के साधन, डाक, बैंकिंग, बीमा, व्यवसाय, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। तो आइए आज पहला इसके अंतर्गत अध्याय पढ़ते हैं, जो कि है अध्याय 5 यानी कि पाठ 5, जिसका कि शीर्षक है परिवहन सेवाएं। तो परिवहन सेवाएं क्या होती हैं? परिवहन का अर्थ क्या होता है? आइए जानते हैं। परिवहन का मतलब होता है किसी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो परिवहन का अर्थ उन गतिविधियों से है जिसके अंतर्गत सामान या वस्तुएं और व्यक्तियों को एक स्थान से, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में सहायता मिलती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और वापस लाना। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं? इसके अंतर्गत ये एक पहली बात तो यह है, ये एक सहायक क्रिया है, व्यवसाय की एक सहायक क्रिया है। ये किस काम आती है? जैसे मान लीजिए कच्चा माल है, उसको उत्पादन के स्थान तक ले जाने की। जैसे क्या होता है, जैसे कोयला खदानों में मिलता है, आपको पता है। वहाँ से कोयले को कहाँ तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यातायात किया जाता है उसका, जहाँ बिजली बनाई जाती है, जिसको तापीय विद्युत गृह बोलते हैं। वहाँ तक कोयले को ले जाया जाता है रेलगाड़ी के माध्यम से या ट्रकों के माध्यम से, तो इसको परिवहन बोलेंगे। इसी प्रकार से तैयार सामान को उपभोग/बिक्री के लिए लोगों तक पहुंचाना, ये काम भी होता है। तो इसमें ये कैसे होता है? इसमें जब कोई माल तैयार हो जाता है किसी फैक्ट्री में, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है जो कि कुछ वस्तुएं का उत्पादन कर रही है, तो वो उसको ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल वहीं पर ही बेच लेगी यार, सारे जो ग्राहक है वहीं पर आके खरीद लेंगे। उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपने सामान को बाजार में भेजना पड़ेगा बेचने के लिए। तो जो बाजार में भेजने के लिए जो क्रिया होगी उसको यातायात या परिवहन बोलते हैं। तो तैयार सामान को उपभोग या बिक्री के लिए लोगों तक पहुंचाया जाता है परिवहन के माध्यम से। परिवहन क्या है? परिवहन व्यवसाय की एक सहायक क्रिया है, व्यापार की एक सहायक क्रिया है। और जो ये परिवहन करता है, जो परिवहन में काम आता है, जो परिवहन का एक आप कह सकते हैं, परिवहन जो करवाता है, जो व्यवसायी है, जो परिवहन से जुड़ा हुआ है, उसको ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्टर के पास क्या होता है? ट्रांसपोर्टर के पास ऐसे परिवहन के साधन होते हैं जिसके माध्यम से कि वो माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, चाहे वो तैयार माल हो, चाहे वो कच्चा माल हो। इस प्रकार से हमने जाना कि परिवहन क्या होता है। आइए अब आगे देखते हैं कि परिवहन का महत्व क्या होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए या किसी व्यवसाय के लिए परिवहन का कितना महत्व होता है। तो सबसे पहला जो उसका फायदा है वो होता है कि ये निर्माताओं और उत्पादकों को कच्चा माल उपलब्ध कराता है। अभी हमने पढ़ा कि कच्चे माल को भी एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता है, और उसमें कौन सहायता करता है? उसमें परिवहन उसकी सहायता करता है व्यवसाय की। तो परिवहन के माध्यम से ही कच्चे माल को उसके उपलब्ध होने के स्थानों से उन स्थानों तक ले जाना संभव होता है जहां पर कि उसको प्रोसेस या संसाधित तथा एकत्रित करके उससे अर्धनिर्मित अथवा पूर्णतः निर्मित वस्तुएं तैयार की जाती हैं। तो इस प्रकार से परिवहन का एक लाभ ये हुआ। उसी के हिसाब से और दूसरा लाभ क्या है? उपभोक्ताओं को वस्तुएं उपलब्ध कराना। कैसी वस्तुएं? जो तैयार वस्तुएं हैं, जो उत्पादन इकाइयों में तैयार की गई वस्तुएं, जैसे खिलौने हैं या
आपकी रोजमर्रा की जो जिसको आप ग्रोसरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं वो हैं, तो इन सब चीज़ों को उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराता है कौन? परिवहन। इसी के साथ लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाना। अब ये किस प्रकार से हेल्प करता है जीवन स्तर बेहतर बनाने में? ये जो धीरे धीरे जो परिवहन के माध्यम से क्या होता है, जो लागत होती है तैयार माल की वो धीरे धीरे कम होती है। कम लागत पर भी बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव होता है। किसकी वजह से? परिवहन की वजह से। क्योंकि हो सकता है कि कच्चा माल जिस जगह पर बन रहा है उस जगह पर ऐसी तकनीक या इस प्रकार की इकाइयां ना हो जो कि उसका प्रोसेस कर पाए कम से कम कीमत पर, लेकिन अगर कच्चे माल को हम दूर किसी एक अच्छी इकाई तक पहुंचा दें तो वहां आसानी से कम लागत पर माल तैयार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता है, क्योंकि जो उत्पादन की लागत है वो कम होती है तो उनको कम मूल्य पर ही सामान मिल जाता है। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि लागत से किस प्रकार से जो मूल्य होता है वो निर्धारित होता है। कम लागत में अधिक उत्पादन को सुविधाजनक बनाता है, ये हमने अभी ऊपर भी देखा। इस प्रकार से इसका मतलब ये है कि आपकी लागत कम होगी और आप अधिक से अधिक उत्पादन कर पाएंगे अपनी व्यावसायिक इकाइयों में या उत्पादन इकाइयों में। और इस प्रकार से ये जो परिवहन है इसके माध्यम से कम लागत में अधिक उत्पादन सुविधाजनक होता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि बड़े पैमाने पर उत्पादन सदा ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आपकी जो पसंद की स्थान है जहाँ पर माल आपको कच्चा माल उपलब्ध है वहाँ पर संभव हो पाए, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। बुनियादी ढांचा मतलब बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, फैक्ट्री चाहिए, आपको पानी चाहिए, कई सारी और चीज़ें होती हैं जो कि बुनियादी ढांचे का में शामिल होती हैं। इन चीज़ों की संभावना हर जगह पर संभव नहीं होती हैं वो चीज़ें, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप परिवहन के माध्यम से ऐसे जो कच्चा माल है उसको निर्माण के लिए अंतिम रूप से ले जाएं। और वो कौन उसको उसमें मदद करता है? परिवहन उसमें मदद करता है। इसके पश्चात है आपातकाल और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सहायता पहुंचाना। तो परिवहन के साधनों के माध्यम से ही आपातकाल और प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में जो राहत सामग्री है वो जो प्रभावित लोग हैं उन तक पहुंचाई जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार आप देखते हैं बाढ़ वगैरह में आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से सामान राहत सामग्री गिराते हैं, या फिर ट्रेनों के माध्यम से भी कई जगह सामान पहुंचाते हैं जब कहीं पानी की कमी हो जाती है। इसी प्रकार से और भी ऐसे कई उदाहरण हैं जबकि आपातकाल और प्राकृतिक आपदा में परिवहन के साधन काम में लाए जाते हैं। इसके पश्चात है रोजगार सृजन में सहायता करना। तो ये जो परिवहन के साधन है ये बहुत से लोगों को रोजगार देने में भी सहायता करते हैं। किस प्रकार से सहायता करते हैं? आपने देखा होगा जो परिवहन में कई सारे लोग सम्मिलित रहते हैं, जैसे ड्राइवर, कंडक्टर, पायलट। तो ये सब लोग भी क्या है? रोजगार का एक रूप है। ये लोग भी काम कर रहे होते हैं और उसके बदले में इनको कुछ वेतन प्राप्त होता है। तो लोग, और इसी के साथ साथ ये तो हुए जो चलाते हैं परिवहन के साधनों को। इसी प्रकार से परिवहन के साधनों की मरम्मत और रख रखाव के लिए भी आपने देखा होगा कई सारी वर्कशॉप्स होती हैं जहाँ पर कि लोगों को काम मिलता है और रोजगार का सृजन होता है। इसी प्रकार से मजदूरों की गतिशीलता में सहायता। तो मजदूरों को एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने में परिवहन के साधन काम आते हैं। आपने देखा होगा कई सारे राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, इन जगह से जो मजदूर हैं वो अपने जीवन यापन के लिए, अपनी आजीविका के निर्वहन के लिए बड़े बड़े शहरों की तरफ जाते हैं। ये सब भी परिवहन के साधनों का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यवसाय है उसमें जो बड़े शहरों में जो व्यवसाय हैं जहाँ पे कि बहुत बड़ी मात्रा में श्रम की आवश्यकता होती है, रोजगार मजदूरों की आवश्यकता होती है, उनकी आवश्यकता को भी परिवहन के माध्यम पूरा करते हैं और जो मजदूर हैं उनको एक साधन उपलब्ध कराते हैं जिसके माध्यम से कि वो अपने अपने जो डेस्टिनेशन है, जहाँ उनको जाना है, जहाँ उनको काम मिल पाएगा, वहाँ पर वो आसानी से जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मजदूर की गतिशीलता में भी सहायता करते हैं। और जो सबसे लास्ट है वो है राष्ट्रों को निकट लाने में सहायता करते हैं। आजकल क्या है, आजकल आप बहुत ही कम समय में एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जा सकते हैं, और इस प्रकार से जो ये परिवहन के साधन होते हैं ये एक देश से दूसरे देश में आवागमन में सहायता
करते हैं, आने जाने में सहायता करते हैं। इससे क्या फायदा होता है? इससे विभिन्न देशों के लोगों में संस्कृति, विचारों और रीति रिवाजों का आदान प्रदान होता है। लोग एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे के देशों के बारे में बेहतर समझ और जो ज्ञान है उसकी उनको प्राप्ति होती है। इस प्रकार परिवहन अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे को बढ़ावा देता है। तो ये थे परिवहन का महत्व। अब आइए जानते हैं कि परिवहन के साधन क्या होते हैं। परिवहन के साधन मतलब परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है। तो ये एक आपको चित्र दिखा रखा है, इसमें परिवहन के विभिन्न साधन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो परिवहन के साधन, तो परिवहन मुख्य रूप से कहाँ कहाँ होता है? परिवहन मुख्य रूप से भूमि, वायु और जल मार्ग से हो सकता है। ये 3 प्रकार से परिवहन किया जा सकता है। तो ये जो 3 माध्यम हैं, जो जिन चीज़ों जिनसे कि परिवहन किया जा सकता है, उनके बेस पर 3 प्रकार का परिवहन होता है। पहला होता है भूतल परिवहन, दूसरा है जल परिवहन और तीसरा है वायु परिवहन। तो ये जो तीनों प्रकार के जो परिवहन हैं, इन परिवहनों के कुछ साधन होते हैं जिनके माध्यम से कि इस प्रकार के परिवहन को किया जाता है। तो भूतल के परिवहन के भी कुछ साधन हैं, जल परिवहन के भी कुछ साधन हैं और वायु परिवहन के भी कुछ साधन हैं। तो आइए अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है भूतल परिवहन। भूतल परिवहन में क्या होता है? वस्तुओं और यात्रियों को किस मार्ग से ले जाते हैं? भूमि मार्ग से। तो उसको भूमि मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भूतल परिवहन कहलाता है। इसमें कौन कौन से शामिल हैं भूतल परिवहन में? इसमें गतिशीलता सड़क, रेल मार्ग, रस्सी या पाइप इसमें शामिल होते हैं, जिसके की माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ों को ले जाते हैं। इसमें कौन कौन से, इसमें भी कुछ प्रकार के परिवहन होते हैं, जैसे सड़क परिवहन, रेल परिवहन, रस्सी मार्ग या रोपवे परिवहन जिसको बोलते हैं, रस्सी मार्ग या रोपवे परिवहन, और चौथा है पाइपलाइन परिवहन। तो ये जो 4 प्रकार के परिवहन हैं भूतल परिवहन। कैसे परिवहन हैं? भूतल। तो इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन आप समझ पा रहे हैं कि सड़क है, सड़क पर जो साधन चल रहे हैं वो सब सड़क परिवहन करते हैं। सड़कें भूमि पर एक स्थान से को दूसरे स्थान से जोड़ती हैं, इसके लिए काम आती हैं सड़कें। जो सड़कें होती किस चीज़ से बनी हैं? सड़कें बजरी से बनी हो सकती हैं, सड़कें पत्थर से बनी हो सकती हैं, सीमेंट से बनी हो सकती हैं या तारकोल से बनी हो सकती हैं। तो इनके ऊपर क्या क्या चीज़ें आपने चलती हुई देखी होंगी? बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, मोटरसाइकिलें, कार, ट्रक, बस आदि, ये सब के सब जो चीज़ें हैं ये सड़क परिवहन के साधन कहलाते हैं। तो सड़क परिवहन 3 प्रकार से हो सकता है। सड़क परिवहन के जो साधन हैं इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? पहला तो है कि मनुष्य द्वारा खींचे जाने वाले साधन। ये मनुष्य द्वारा खींचे जाने वाले साधन दिखा रखे हैं। पहले काफ़ी यूज़ में होते थे ये चीज़ें, लेकिन अब धीरे धीरे ये कम हो रही हैं। जैसे रिक्शा भी आपने देखा होगा, पहले आदमी इसको चलाता था रिक्शे को, तो वो भी मनुष्य द्वारा खींचे जाने वाला एक साधन था। तो मनुष्य द्वारा खींचे जाने वाले साधन होते हैं, पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले साधन होते हैं। ये आप बैलगाड़ी देख पा रहे हैं, इसको एक बैल खींच रहा है, तो ये भी सड़क परिवहन का एक साधन है। इसमें पशु खींचता है, जो चीज़ होती है, जो सारा सामान है, जो व्यक्ति इसमें बैठे हुए हैं, सबको पशु खींच रहा है। और इसी प्रकार से मोटर द्वारा खींचे या चलाए जाने वाले साधन, जैसे ट्रक है। ट्रक में क्या होता है? एक इंजन होता है और उसके साथ एक क्या लगा होता है, उसको एक मोटर की तरह वो काम करता है और पूरे ट्रक को चलाता है। तो इसको बोलते हैं मोटर द्वारा चलाए जाने वाले साधन। तो ये तो थे सड़क परिवहन के साधन। तो सड़क परिवहन में क्या होता है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग जैसे जो खींचने वाले भी आपने देखे होंगे, जिसको कि मनुष्य द्वारा खींचा जाता है और पशु द्वारा खींचा जाता है। तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से देखा होगा। अब लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये जो दोनों चीज़ें हैं ये धीरे धीरे कम हो रही हैं और मोटर का ज़माना आ रहा है। और मोटर के बाद भी अब क्या नई तकनीक आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं। अब क्या आ रहे हैं? ईवी आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या होता है, इसमें तो अभी हमको पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता पड़ती है, उसमें हमको सिर्फ बिजली के माध्यम से एक मोटर लगी होगी जो कि चलेगी और सारे जो पहिए हैं उनको चलाएगी। तो धीरे धीरे समय के साथ ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं। तो अब जो मोटर से चलने वाली गाड़ियां हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं।
अब हम बात करते हैं सड़क परिवहन के लाभों की। तो सड़क परिवहन के जो लाभ हैं उसमें सबसे पहला लाभ है कि सड़क परिवहन सस्ता पड़ता है। सस्ता पड़ता है मतलब सड़क परिवहन जो दूसरे माध्यम है उनकी अपेक्षा सस्ता होता है, ये कहना चाह रहे हैं। सड़क परिवहन सस्ता पड़ता है। इसी के साथ साथ जो शीघ्र नाशवान वस्तुएं होती हैं जो कि बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, जैसे सब्जी वगैरह, इनको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए सड़क परिवहन का उपयोग होता है, क्योंकि ये बहुत तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऐसी वस्तुओं को पहुंचा सकता है सड़क परिवहन। इसी प्रकार से परिवहन का एक लचीला साधन है। क्योंकि इससे सामान को किसी भी स्थान पर चढ़ाया या उतारा जा सकता है। जैसे ट्रेन में क्या होता है कि वो हर स्टेशन पर नहीं रुकती है, एक उसकी एक समस्या होती है, लेकिन इसको आप किसी भी स्थान पर चढ़ा या उतार सकते हैं और साथ साथ ट्रेनें घर तक नहीं आ सकती, इससे घर तक सामान पहुंचाया जा सकता है। ये लोगों को यात्रा में तथा माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायता करता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो परिवहन के अन्य साधनों से नहीं जुड़े हुए हैं, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र में भी सड़कें होती हैं और वहाँ पर भी सड़क परिवहन उपयोग में लाया जाता है कई जगह पर। सड़क परिवहन की सीमाएं क्या होती हैं? अब सड़क परिवहन की सीमाओं के बारे में पढ़ते हैं। इसमें भार ढोने की क्षमता सीमित है, मतलब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत भारी सामान या बहुत ज़्यादा सामान को भी इस व्यवस्था में ढोने में खर्च बहुत ज़्यादा बैठता है। यह प्रतिकूल मौसम की स्थितियों से प्रभावित होता है, जैसे बाढ़, वर्षा, भूस्खलन आदि में सड़क परिवहन बंद हो जाता है। कई बार सड़क परिवहन को चलाना संभव नहीं होता है ऐसी स्थितियों में। तो ये सड़क परिवहन की सीमाएं हैं। रेल परिवहन, तो रेल परिवहन में क्या होता है? रेलगाड़ी द्वारा सामान और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने को रेल परिवहन कहते हैं। इसका भू परिवहन व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों महत्वपूर्ण स्थान है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा संख्या में यूज होती है और बहुत ज़्यादा लोगों, यात्रियों को और बहुत ज़्यादा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। और ख़ास तौर से ये कहाँ बहुत लाभकारी है? लंबी दूरी के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। लंबी दूरी के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। तो लंबी दूरी के साथ साथ आपने देखा होगा लंबी दूरी की तो ट्रेनें होती ही हैं, इसके साथ साथ स्थानीय रेलगाड़ियाँ भी होती हैं और मेट्रो रेलगाड़ियाँ भी होती हैं, जो कि एक ही राज्य के अंतर्गत एक ही जो जिला है या जो बहुत बड़ा महानगर है उसमें चलती हैं। तो इनको लोकल ट्रेन्स बोलते हैं, लोकल या फिर मेट्रो ट्रेन्स बोलते हैं। तो ये भी बहुतायत में पाई जाने लगी हैं अब। इसके साथ साथ जो यात्री गाड़ियाँ और दूसरी मालगाड़ियाँ भी प्रयोग में लाई जाती हैं। तो यात्री गाड़ियाँ ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जो कि यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, और जो माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं वो मालगाड़ियाँ कहलाती हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिब्बे लगे होते हैं और उसमें माल एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। रेल भाप, डीजल या विद्युत शक्ति इंजनों द्वारा खींची जाती है। तो रेल किससे चलती है? या तो भाप से चलती है, या डीजल से चलती है, या विद्युत शक्ति से चलती है। तो अब धीरे धीरे यहाँ पर भी क्या परिवर्तन हो रहा है? भाप और डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ लगभग बंद होती जा रही हैं और इनकी जगह ले रही है विद्युत शक्ति से चलने वाले इंजन। तो विद्युत शक्ति से चलने वाले इंजनों द्वारा आजकल रेल का परिवहन बढ़ गया है। रेल परिवहन अधिकतर विद्युत शक्ति इंजनों द्वारा किया जा रहा है। तो अब रेल परिवहन के लाभ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लंबी दूरी की यात्रा के लिए सबसे सुविधाजनक साधन है। अभी हमने पढ़ा था कि लंबी दूरी के लिए सबसे अच्छी जो साधन है वो रेल परिवहन है। सड़क परिवहन की अपेक्षा ज़्यादा तेज है। सड़क परिवहन में एक सीमा होती है कि उसमें बहुत तेज नहीं चल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत प्रकार के अवरोध रास्ते में होते हैं। कहीं ट्रैफिक ज़्यादा मिल जाता है, कहीं गड्ढे होते हैं सड़कों पर। लेकिन रेल परिवहन में क्या होता है? डेडिकेटेड या पूर्णतः समर्पित जो लाइनें होती हैं वो होती हैं जिसपे कि केवल रेल ही चलती है, तो इसलिए वो सड़क परिवहन की अपेक्षा ज़्यादा तेज होती है। भारी सामान या ज़्यादा मात्रा में सामान को लंबी दूरी तक ले जाने में ये बहुत लाभकारी है। इसके साथ साथ खराब मौसम जैसे कि बाढ़, वर्षा, कोहरे आदि का इन पे बहुत कम असर होता है। ये इनसे बहुत कम प्रभावित होती हैं, क्योंकि इनमें ऐसे डिवाइसेस भी लग जाती हैं जो कि इनको सहायता करती हैं। और फिर इनको वही बात है कि इनके लिए समर्पित लाइन होती है। इनको पता है कि उस पर कोई और ट्रेन नहीं आ रही है, तो ये उसको आराम से चला सकते हैं। इसके पश्चात है रेल परिवहन की सीमाएं। अब रेल परिवहन की कुछ सीमाएं भी होती हैं। कौन कौन सी? जैसे थोड़ी दूर तक
माल तथा यात्रियों को ले जाने के लिए ये एक महंगा साधन है। मतलब अगर आप बहुत लंबी दूरी के लिए जाना चाहते हैं तब तो इसमें औसत ठीक आता है, मतलब जो किराया है वो कम होता है या माल को भेजने का किराया है वो कम होता है, लेकिन जो थोड़ी दूरी के लिए जाते हैं तब उसमें आपको महंगा पड़ता है ये साधन। देश के दूर दराज के क्षेत्रों में ये उपलब्ध नहीं है। दूर दराज के क्षेत्रों से मतलब है जैसे पहाड़ी इलाके हो गए जो बहुत दूर हैं, जो बहुत कटे हुए हैं, उनमें ये साधन उपलब्ध नहीं होता है। अभी ऐसा नहीं कि हर जगह ट्रेन पहुंच गई हो, हर जगह रेल जाना संभव नहीं है। धीरे धीरे सरकार प्रयास कर रही है कि अधिक से अधिक जगह पर रेल को ले जाए। और इसके साथ साथ एक सीमा और भी है कि निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही सारी ट्रेनें चलती हैं और इनसे कहीं भी और कभी भी माल को चढ़ाना या उतारना संभव नहीं होता है। मतलब कहने का ये है कि जरूरी नहीं कि आप कहीं भी और कभी भी माल को चढ़ा या उतार सकें, तो इसलिए ये संभव नहीं होता है। और एक समय सारणी के हिसाब से चलती हैं। कहीं कहीं जगह इसका स्टॉपेज नहीं होता है, तो वहाँ पर आप अगर सामान भेजना चाहें तो वहाँ ट्रेन के माध्यम से नहीं भेज सकते हैं, केवल उन जगहों पे भेज सकते हैं जहाँ पर कि ये रुकती है, क्योंकि समय सारणी से चलती है। दुर्घटना की स्थिति में क्या होता है, इससे जान माल का भारी नुकसान होता है। क्यों होता है भारी नुकसान? क्योंकि बहुत भारी मात्रा में यात्रियों और सामान को लेके जाती है, तो अगर दुर्घटना का शिकार होती है तो बहुत ज़्यादा जानें जा सकती हैं या बहुत ज़्यादा सामान को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए दुर्घटना की स्थिति में जान और माल को भारी नुकसान होता है। इसके बाद है पाइपलाइन परिवहन। आप ये पाइपलाइन देख पा रहे हैं, ये पानी की पाइपलाइन है। जैसे पानी की पाइपलाइन आप देखते हैं या फिर कुछ शहरों में अब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन भी हो रही है। और साथ साथ पुराने समय से भी पेट्रोलियम को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए पाइपलाइन का उपयोग किया जाता है और प्राकृतिक गैस का उपयोग भी किया जाता है। अभी तक तो ये था कि व्यावसायिक इकाइयों में जहाँ पर कि प्राकृतिक गैस का उपयोग एक कच्चे माल की तरह होता है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत सारी जो गैस की जो पाइपलाइन है वो पड़ी हुई हैं अपने देश में। अब लेकिन साथ साथ ये भी हो रहा है कि जो घरेलू उपयोग है उसके लिए भी शहरों में गैस की पाइपलाइन बिछ रही है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ भी ये जो गैस की पाइपलाइन है इसका बिछाया जा रहा है। तो जो गैस होती है वो सीधे डिलीवरी आपको पाइपलाइन के माध्यम से होगी, आपको सिलेंडर खरीदने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये जो पाइपलाइन परिवहन है ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को पहुंचाने का एक बहुत अच्छा, सुविधाजनक और किफ़ायती तरीका है। किफ़ायती मतलब जो कि कम लागत में हो सकता है। लाने ले जाने वाली वस्तुओं की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। इसका इसका फ़ायदा तभी होगा जबकि जो लाने ले जाने वाली वस्तुएं हैं उनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो। इसके साथ साथ स्थापना और रखरखाव में अधिक मात्रा में पूंजी विनियोजन की आवश्यकता होती है। इसमें इसको स्थापना करने में, इसको लगाने में, पाइपलाइन बिछाने में, क्योंकि कहीं 100 किलोमीटर की पाइपलाइन आपको बिछानी है और फिर खाली बिछानी नहीं है, उसका रखरखाव भी करना है। तो इन सब में बहुत अधिक मात्रा में पूंजी का निवेश होता है, बहुत अधिक मात्रा में पूंजी लगानी पड़ती है, इसलिए ये लगाने के लिए बहुत खर्चीला माध्यम है। लेकिन किफ़ायती इस मायने में हो सकता है जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको भेजनी हो कोई चीज़ कहीं पर, तो उस समय ये आपको इकोनॉमिकल या व्यवहारिक पड़ता है। इसके पश्चात है रोपवे परिवहन। अभी हमने पढ़ा कि रेल परिवहन जो है वो संभव नहीं है कहाँ पर, पहाड़ों में। तो पहाड़ों में बहुत ज़्यादा दुर्गम रास्ते होते हैं, दुर्गम वहाँ की भौगोलिक क्षेत्र होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सड़क भी कई बार नहीं उपलब्ध होती है, तो वहाँ पर उपयोग में लाई जाता है रोपवे परिवहन। तो रोपवे परिवहन में क्या होता है, रोपवे परिवहन में पहाड़ों पर या घाटी के आर पार या नदी के आर पार के दो स्थानों को जोड़ा जाता है। किस माध्यम से जोड़ा जाता है? रोपवे के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो इसमें क्या होता है, रोपवे से जुड़ी ट्रॉलियां लोगों, सामान या विशेष रूप से भवन निर्माण सामग्री या खाद्य पदार्थों आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। क्या करती हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती हैं। जो रोपवे से जुड़ी ट्रॉलियां होती हैं, ट्रॉलियां इसमें उपयोग में लाई जाती हैं। हो सकता है आप लोग अपनी जीवन में बैठे भी हों इन ट्रॉलियों में।
तो ये जो ट्रॉलियाँ होती हैं ये लोगों, सामान या विशेष रूप से भवन निर्माण सामग्री या खाद्य पदार्थों आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। अब ये ऐसी जगहों पर होती है जहाँ पर कि परिवहन के दूसरे साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ये वहाँ पर बहुत काम आती हैं। तो धन्यवाद। अब हम अगले जो पार्ट होगा उसमें वायु परिवहन और जल परिवहन के बारे में जानेंगे। तो तब तक आपकी अगर कोई भी आपको समझ में नहीं आती है चीज़ तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ में आप लोगों से एक अनुरोध फिर से है कि आप अपने जो भी परिचित हों या दोस्त हों जो NIOS से पढ़ रहे हों उन तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद करें ताकि हमारी इस पहल का उनको भी लाभ हो सके। धन्यवाद।